आप सभी का हिंदी साहित्य दर्पण यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम भाषा, व्याकरण और लिपि के बारे में पढ़ेंगे। कक्षा 12 के अंदर अनिवार्य हिंदी में ये पहला टॉपिक है जो 2 नंबर का है। सबसे पहले भाषा की बात करें, भाषा क्या होती है। भाषा शब्द की व्युत्पत्ति, भाषा शब्द संस्कृत की भाष धातु से बना है और इस भाष का मतलब होता है व्यक्त वाणी या बोलना। भाष, अब हमारे जहन के अंदर ये बात कौन देगी कि भाष का मतलब क्या होता है, भाष क्या होती है। तो संस्कृत के अंदर भाष धातु है और धातु उन्हें कहा जाता है जो हिंदी के अंदर जिनको क्रिया कहते हैं अपन। हिंदी की मूल भाषा संस्कृत थी और संस्कृत के अंदर क्रियाओं को धातु कहा जाता था। तो इस धातु, भाष धातु से ही भाषा शब्द बना है और इसका अर्थ होता है व्यक्त वाणी या बोलना। हम जो बोलते हैं वही भाषा है। हम एक भाषा के अंदर जरूर बोलते हैं। आदिम अवस्था में मानव भाषा के अभाव में केवल संकेतों से ही आपस में विचारों का आदान प्रदान करता होगा, ऐसा हम अनुमान लगा सकते हैं, क्योंकि पुराने ज़माने में कोई भाषा नहीं थी। संकेतों, सबसे पहले संकेत आए थे और उसके बाद धीरे धीरे मानव विकास करता गया और भाषाएं बनती गई। लेकिन मूल के अंदर एक ही भाषा रही होगी, सभी भाषाओं की मूल भाषा एक ही रही होगी, ऐसा हम अनुमान लगा सकते हैं। विचार विनिमय करने अर्थात अपने मन के भावों और विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है। ध्यान देना, हमारे मन के भावों और विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है। हमें इस माध्यम को ही भाषा कहा जाता है। मानव अपने हृदयगत भावों को वाणी के रूप में सार्थक मौखिक अभिव्यक्ति जिस साधन से करता है उसे ही भाषा कहा जाता है। अब हम बात करें कि माध्यम क्या होता है। यहाँ एक माध्यम की आवश्यकता होती है। माध्यम ये होता है जैसे एक स्थान है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक किसी वस्तु को ले जाने के लिए हमें जिस प्रकार एक साधन की जरूरत पड़ती है, जिस साधन से हम उस वस्तु को पहले स्थान से दूसरे स्थान तक लेके जाते हैं, ठीक उसी प्रकार व्यक्ति के मन में हृदयगत जो भाव आते हैं उनकी अभिव्यक्ति के लिए एक माध्यम की आवश्यकता पड़ती है और वो माध्यम ही भाषा है। जिस माध्यम के अंदर व्यक्ति अपनी वाणी को व्यक्त करता है वही भाषा है। इसकी परिभाषा देखें, भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से हम सोचते हैं, अपने विचार को प्रकट करते हैं। एक छोटी सी परिभाषा और है कि अपने भावों को प्रकट करने के लिए हम अपनी बात को दूसरों के सामने रखते हैं और दूसरों की बात को हम समझना चाहते हैं। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है, जैसे एक व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह है। ध्यान देना, एक व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह है, अपनी बात को दूसरे व्यक्ति या दूसरे व्यक्ति के समूह तक पहुंचाता है। देखो, एक व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह है, अपनी बात को दूसरे व्यक्ति या दूसरे व्यक्तियों के समूह तक पहुंचाता है या दूसरे समूह से, या दूसरा समूह है अपनी बात को प्रथम समूह तक पहुंचाता है, यानी विचारों का आदान प्रदान करता है। और ये जिस माध्यम से करते हैं वही भाषा है। आसान सी बात है। मैं सोचता हूँ कि आपके भाषा की परिभाषा समझ में आ गई होगी, यानी कि व्यक्ति के हृदयगत भाव जिनको वो अभिव्यक्त करता है वही भाषा है। भाषा की विशेषताओं की बात करें, ध्यान देना, सबसे पहली जो विशेषता है भाषा की परिभाषा के बाद इसकी विशेषताएं, भाषा एक अर्जित संपत्ति है। क्या है? अर्जित संपत्ति है। इसका हमने अर्जन किया है।
माँ के पेट से कोई भाषा सीख के नहीं आता है। हम यहाँ समाज में रहने के बाद, जन्म लेने के बाद भाषा का अर्जन करते हैं। तो पहली और दूसरी भाषा की जो विशेषता है वो आपस में जुड़ी हुई है। जैसे व्यक्ति भाषा का अर्जन करता है, क्या करता है? अर्जन करता है, अर्जित करता है। तो अर्जित कहाँ करेगा? समाज में रह के करेगा। जब वो समाज में रह के भाषा का अर्जन करेगा तो भाषा एक सामाजिक प्रक्रिया है। समाज में रह के अर्जन कर रहा है, सामाजिक प्रक्रिया हुई। और भाषा क्या है? अर्जित संपत्ति है। हमने यहाँ समाज में रहने के बाद उसका अर्जन किया। अर्जन किस प्रकार किया है भाषा का? हमने अर्जित किस प्रकार की है भाषा अर्जित इस प्रकार की है कि हमने सबसे पहले भाषा का अनुकरण किया। अनुकरण से सीखी हम भाषा। अब वो अनुकरण किस प्रकार किया? जैसे छोटा बच्चा होता है, वो बच्चा हम जैसे बोलते हैं हमारी नकल करता है, हमारा अनुकरण करता है, बोलना सीखा। और उसके बाद उसने लिखना भी अनुकरण के द्वारा सीखा। हिंदी की वर्णमाला का पहला अक्षर क, हम उसको लिख के देते हैं कि सेम ऐसा नकल करके लिखो। वो उसने लिखा, भाषा सीखी। हम मौखिक रूप से और लिखित रूप से, दोनों रूप से ही भाषा का अर्जित करते हैं, भाषा को समाज में रह के अर्जित करते हैं। तो भाषा एक अर्जित संपत्ति है और भाषा एक सामाजिक प्रक्रिया है। इसी प्रकार तीसरा और चौथा जो भाषा की विशेषता है, तीसरी और चौथी, वो भी आपस में कंबाइंड है। किस प्रकार? जैसे भाषा का अंतिम स्वरूप नहीं होता है। भाषा का अंतिम स्वरूप नहीं होता, यानी एक ऐसा स्वरूप नहीं होता है जिसके अंदर डाल के उसको छोड़ दे और हम देखें कि अब इसमें कोई परिवर्तन संभव नहीं है। ऐसी बात नहीं है। अंतिम स्वरूप नहीं होता है। जब किसी चीज़ का अंतिम स्वरूप नहीं होगा तो वो चीज़ परिवर्तनशील होगी। इसलिए भाषा का अंतिम स्वरूप नहीं होता है और भाषा परिवर्तनशील होती है। अंतिम स्वरूप नहीं होगा तो वो परिवर्तनशील होगी। अब अंतिम स्वरूप कैसे नहीं होता है? जैसे मैं बात करूं कि 1050 ईस्वी के अंदर हिंदी भाषा आई थी। इससे पहले हिंदी की मूल भाषा संस्कृत है। संस्कृत के बाद पाली, पाली के बाद प्राकृत, प्राकृत के बाद अपभ्रंश और अपभ्रंश के बाद हिंदी। तो ये इनका क्रम रहा। तो अगर भाषा का अंतिम स्वरूप होता तो हम आज संस्कृत ही पढ़ रहे होते, न तो पाली पढ़ते, न प्राकृत, न अपभ्रंश, न हिंदी। हिंदी का भी जो वर्तमान में रूप प्रचलित है वो अंतिम स्वरूप नहीं है, इसमें भी बदलाव संभव है। तो भाषा का अंतिम स्वरूप नहीं होता और भाषा परिवर्तनशील होती है। अब एक इसकी पांचवी विशेषता है, भाषा का स्वरूप कठिन से सरल की ओर होता है। जाहिर सी बात है, हम कोई भाषा शुरू में पढ़ते हैं तो वो हमें कठिन लगती है, सरल नहीं लगती। या मैं आपसे पूछूं कि आपको हिंदी अच्छे से आती है क्या? आप कहोगे आती है, लेकिन अपन व्याकरणिक रूप में जाए और गहराई से देखें तो हमें हिंदी कठिन लगती है, सरल नहीं लगती है। लेकिन धीरे धीरे जब आप पढ़ोगे तो हिंदी हमारे लिए एक सरल भाषा हो जाएगी। इसलिए भाषा का स्वरूप कठिन से सरल की ओर होता है। कोई भी भाषा हो पहले कठिन लगती है, उसके बाद सरल होती है। तो हमने इसकी 5 विशेषताएं पढ़ी और इससे पहले भाषा शब्द की उत्पत्ति और भाषा की परिभाषा। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब आते हैं हम इसके रूप के बारे में। भाषा के मुख्यतः 2 रूप होते हैं, एकदम सरल सी बात है। 2 रूप होते हैं, पहला मौखिक और दूसरा लिखित। आपके सामने लिखा हुआ रूप है, मौखिक में बोल रहा हूँ। मौखिक भाषा
सामान्यतः बोलचाल की भाषा को मौखिक भाषा कहा जाता है। बोलचाल की जो भाषा है वो मौखिक भाषा कहा जाता है। या इसको यूँ समझो कि एक व्यक्ति बोल रहा है, और सामने वाला व्यक्ति उसको सुन रहा है, ये मौखिक भाषा का रूप है। लिखित भाषा उच्चारित ध्वनि संकेतों को निश्चित चिन्हों द्वारा लिखकर अंकित किया जाता है, उसे लिखित भाषा कहते हैं। मैं कोई चीज लिख रहा हूं और सामने वाला उसको पढ़ रहा है, पढ़ के अर्थ ग्रहण कर रहा है, ये लिखित भाषा है। मैं बोल रहा हूं, आप सुन के अर्थ ग्रहण कर रहे हो, ये मौखिक भाषा है। मैं लिख के आपको दे रहा हूं, आप पढ़ रहे हो, पढ़ के अर्थ ग्रहण कर रहे हो, ये लिखित भाषा है। मौखिक भाषा के उदाहरण टेलीफोन, जिसे हम बात करते हैं, दूरदर्शन, रेडियो, ये प्रमुख है। ठीक उसी तरह लिखित भाषा के उदाहरण है पत्र, लेख, कहानी, निबंध आदि आदि। तो मौखिक भाषा और लिखित भाषा। एक इसका तीसरा रूप और है जो कम प्रचलन में है लेकिन है बड़ा महत्वपूर्ण, वो है सांकेतिक भाषा। हम अनुमान लगा सकते हैं कि जब भाषा का आविष्कार नहीं हुआ था तो उस समय भाषा संकेतों द्वारा ही बोली जाती थी। संकेतों के द्वारा अपनी बात दूसरों तक पहुंचाई जाती है, उसे सांकेतिक भाषा कहा जाता है। इसका एक सीधा सा उदाहरण ये है, चौराहे पर खड़ा नियंत्रित करता सिपाही, सांकेतिक भाषा का उदाहरण है। तो भाषा के मूल रूप से दो रूप हुए, मौखिक और लिखित, तीसरा रूप सांकेतिक भाषा का। भाषा की परिभाषा, विशेषताएं और उसके स्वरूप, रूप के बाद हम आगे बढ़ते हैं। मौखिक और लिखित भाषा के बारे में हमने अभी पढ़ा। अब इसके अंदर अंतर क्या है, एक बार थोड़ा सा देख लो कि मौखिक भाषा स्वाभाविक होती है, हम स्वाभाविक रूप से बोलते हैं मौखिक भाषा, जबकि लिखित भाषा कृत्रिम होती है, हमें लिखना पड़ता है, कृत्रिम रूप हुआ। हम बोलते हैं वो स्वाभाविक है हमारा। मौखिक भाषा पर स्थानीय बोलियों का प्रभाव रहता है। हम भाषा बोलेंगे तो हमारी जो स्थानीय बोलियां है, स्थानीय लहजा है, वो हमारी मौखिक भाषा के अंदर आ ही जाता है। और लिखित रूप पर स्थानीय भाषा का कोई प्रभाव नहीं रहता, क्योंकि लेखक सतर्क होकर लिखता है। हर जगह क्या ऐसे ही लिखा जाता है, लेकिन इसका उच्चारण स्थान और बोलियों के हिसाब से अलग अलग हो सकता है। मौखिक भाषा परिवर्तनशील होती है, स्वाभाविक होगी तो उसमें परिवर्तन हो जाएगा, जबकि लिखित भाषा स्थिर होती है, उसका मानक रूप है, उसी के अंदर लिखा जाता है। इससे पहले मैं बात करूं, मेरे ध्यान में आया कि सांकेतिक भाषा के बारे में हमने अभी बात की थी। तो सांकेतिक भाषा का कक्षा 12 के लिए एक अच्छा उदाहरण है, बिहारी का लिखा हुआ एक दोहा है कि कहत नटत रिजत खिजत मिलत खिलत लजियात भरे भोन में करत है नैनन ही सब बात। उनका लिखा हुआ एक दोहा है, आपकी पाठ्य पुस्तक में संकलित है। कहत नटत रिजत खिजत मिलत खिलत लजियात, नायक और नायिका आपस में भरे भवन के अंदर अपने परिजनों के सामने नैनन से, आंखों से बात करते हैं। ये सांकेतिक भाषा का उदाहरण था। मौखिक व लिखित भाषा में अंतर के बाद भाषा के रूप के बारे में चर्चा करेंगे हम। भाषा के विविध रूप, भाषा के कई रूप होते हैं जो निम्न है। एक होती है मूल भाषा, मैंने पहले ही कहा था हिंदी की मूल भाषा संस्कृत है। आज विश्व में बोली जाने वाली अनेक भाषाओं के मूल में एक भाषा रही होगी, ऐसा हम अनुमान लगा सकते हैं, और उसी एक भाषा से सभी भाषाएं बनी थी। हिंदी की मूल भाषा संस्कृत है। संस्कृत को हिंदी की जननी माना जाता है। संस्कृत से पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश, अपभ्रंश से आज की हिंदी। तो वो मूल भाषा होती है जो किसी भाषा के मूल में रही हुई भाषा होती है। बात करते हैं विभाषा की। विभाषा
प्रांतीय आधार पर वर्गीकृत होने पर भाषा को भी भाषा कहा जाता है। जैसे पंजाबी, गुजराती, मराठी, भिन्न भिन्न प्रांतों के आधार पर भाषा का जो रूप स्थिर किया गया है वो भी भाषा कहलाती है। उसके बाद बोली, तीसरा जो रूप है बोली का। बोली के बारे में कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि बोली और भाषा में क्या अंतर है। अब देखना, बोली क्या होती है? किसी प्रांत के बहुत छोटे से क्षेत्र में बोली जाती है, इसमें साहित्यिक रचनाएं नहीं होती है। बोली क्या होती है? प्रांत के बहुत छोटे से हिस्से के अंदर बोली जाती है और भाषा एक विस्तृत क्षेत्र के अंदर बोली जाती है। तो एक तो क्षेत्र का फर्क हुआ, उसके अलावा भाषा की व्याकरण होती है, मानक रूप होता है, उसमें साहित्य होता है। बोली में ये सब चीज़ें नहीं होती। ये भाषा और बोली का फर्क है। अब हम हिंदी की बोलियों के बारे में जानेंगे। कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है हिंदी की बोलियों के बारे में लिखिए। तो हिंदी की जो 5 भाषा के जो रूप है हिंदी के, उसकी अलग अलग बोलियां हैं। तो सबसे पहला पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी के अंदर अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी 3 बोलियां हैं। दूसरे रूप की बात करें, पश्चिमी हिंदी। इसके अंदर खड़ी बोली जो हिंदी की मानक भाषा का रूप है, खड़ी बोली। ब्रिज जो ब्रज प्रदेश में बोली जाती है, बांगरू या हरियाणवी। बुंदेली बुंदेलखंड क्षेत्र के अंदर, और कन्नौजी, ये पश्चिमी हिंदी। बिहारी जो बिहार प्रदेश में बोली जाती है, मगही, मैथिली और भोजपुरी, ये 3 रूप है इसके। उसके अलावा एक राजस्थानी हिंदी का रूप भी प्रचलन में है, जिसके अंदर मेवाड़ी, मारवाड़ी और मेवाती तथा हाड़ौती। जो हाड़ौती कोटा बूंदी क्षेत्र के अंदर बोली जाती है, मेवाती मेवात क्षेत्र अलवर भरतपुर की तरफ, मारवाड़ी जोधपुर, नागौर, केंद्र के अंदर बाड़मेर बोली जाती है, मेवाड़ी मेवाड़ के अंदर बोली जाती है। इसके अलावा मालवी जो मालवा प्रदेश में ढूंढाड़ी, जयपुर के आसपास का क्षेत्र तथा बागड़ी को भी राजस्थानी की अलग बोलियां मानते हैं। इसके अलावा एक रूप और है पहाड़ी। पहाड़ी के अंतर्गत गढ़वाली, कुमाऊनी और मंडियाली, ये 3 बोलियां प्रचलित हैं। तो हिंदी की बोलियों के बाद हम आगे बढ़ते हैं और लिपि को छोड़ करके पहले हम व्याकरण के बारे में बात करेंगे कि व्याकरण क्या होती है। कई बार प्रश्न होता है व्याकरण शास्त्र के ऊपर टिप्पणी लिखिए। तो व्याकरण क्या है, व्याकरण की परिभाषा की तरफ बढ़ेंगे हम कि व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम किसी भाषा को शुद्ध रूप से बोलना, लिखना तथा पढ़ना सीखते हैं। आसान सी बात है कि किसी भाषा को हम सबसे पहले बोलते हैं, उसके बाद पढ़ते हैं, फिर लिखते हैं। तो बोलना, पढ़ना, लिखना जो हमें सिखाता है वही व्याकरण है। जैसे एक वाक्य है देखना कि भैंस को काट कर घास खिलाओ। भैंस को काट कर घास खिलाओ, अटपटा वाक्य लगता है, व्याकरण की दृष्टि से ये वाक्य गलत है। तो ये व्याकरण ही होती है जो हमें ये बताती है कि घास को काट कर भैंस को खिलाओ, ये वाक्य सही होगा। तो व्याकरण वह शास्त्र जिसके द्वारा हम किसी भाषा को शुद्ध रूप से बोलना, पढ़ना और लिखना सीखते हैं। व्याकरण के मुख्य रूप से 3 अंग माने जाते हैं। टिप्पणी लिखने की बात आती है तो 3 अंग होते हैं। 3 अंग वर्ण, शब्द और एक अंग और होता है, वो है वाक्य। सबसे पहले हम बात करें वर्ण की, उससे पहले मैं एक आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ध्वनि जो हम मुंह से निकलने वाली प्रत्येक स्वतंत्र आवाज ध्वनि कहलाती है। ये भाषा की, मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई है। ध्यान देना, मुंह से निकलने वाली प्रत्येक स्वतंत्र आवाज ध्वनि कहलाती है। ध्वनि मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। अब प्रश्न आ जाए कि मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई तो ध्वनि। ठीक उसी तरीके से लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण। तो ध्वनि मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है।
अब आते हैं व्याकरण के पहले अंग की तरफ। वर्ण भाषा की लिखित रूप से सबसे छोटी इकाई जिसके और टुकड़े नहीं हो सकते वर्ण कहलाते हैं। जैसे क, च, ट, ट, द आदि ये होते हैं वर्ण। और जो भाषा की व्याकरण का प्रमुख अंग है वर्ण। वर्ण के बाद हम जाते हैं शब्द के ऊपर। तो शब्द की परिभाषा देख लीजिए कि वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। वर्ण जो होते हैं उनका समूह है वो भी सार्थक होना चाहिए। जैसे मैं लिखता हूं कमल, वर्णों का सार्थक समूह है। अगर मैं इसको यूं लिखूं कि मकल, तो सार्थक समूह नहीं है, तो वो शब्द नहीं कहलाएगा। शब्द वही है जो वर्णों का सार्थक समूह है, उसका कोई अर्थ निकलता हो, उसे शब्द कहते हैं। शब्द के बाद एक और बात आती है। तीसरा जो व्याकरण की तीसरा अंग है वो शब्द के बाद वाक्य होता है, लेकिन उससे पहले एक पद भी होता है। पद से मिलकर के वाक्य बनते हैं। तो पद के बारे में भी देख लीजिए कि विभक्ति युक्त शब्द को पद कहते हैं। वाक्य में प्रयुक्त एक शब्द को पद कहा जाता है। जैसे राम ने बाली को तीर मारा, राम ने बाली को तीर से मारा। इस वाक्य में राम ने बाली को तीर से, ये सब पद है और इन पदों को मिलाकर के ही वाक्य बनता है। विभक्ति युक्त शब्द को पद कहते हैं। तीसरा अंग है वो है वाक्य। सीधी सी बात है, वाक्य की परिभाषा सार्थक शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं। सार्थक पदों के समूह को वाक्य कहते हैं। शब्दों का जब सार्थक समूह हो जाता है पद सहित तो वाक्य कहलाता है। व्याकरण के पार्ट के बाद एक छोटा सा पार्ट और है लिपि। लिपि की बात करूं तो लिपि भाषा का लिखित रूप जो स्थायी होता है लिपि कहलाता है। लिपि का शाब्दिक अर्थ होता है लिखित या चित्रित करना। साधारण शब्दों में लिखने के ढंग को लिपि कहा जाता है। लिखने के ढंग को लिपि कहा जाता है। यानी कि भाषा की ध्वनियों जो हम मुंह से बोलते हैं, भाषा की ध्वनियों को जिन लेखन चिन्हों में लिखा जाता है उसे लिपि कहते हैं। जैसे क, ख, ये सब लिपि चिन्ह है। और हिंदी भाषा देवनागरी लिपि के अंदर लिखी जाती है, या हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी लिपि है। अब देवनागरी लिपि की बात करें तो देवनागरी लिपि के अंदर हिंदी के साथ साथ संस्कृत भी लिखी जाती है। हिंदी तो हो ही गई, मराठी भी इसी लिपि में लिखी जाती है। उसके बाद कोंकणी जो महाराष्ट्र का और गोवा का जो भाग है वहाँ बोली जाती है कोंकणी भाषा, तो कोंकणी भी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। उसके अलावा एक विदेशी भाषा भी है जो हमारी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, नेपाली भाषा। नेपाली भाषा भी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। तो लिपि लिखित या चित्रित करना भाषा का रूप। इसकी देवनागरी लिपि की जो विशेषताएं हैं उसके ऊपर एक बार हम गौर कर ले। जैसे यह बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है। उर्दू दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है, लेकिन देवनागरी लिपि बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है। उच्चारण के अनुरूप लिखी जाती है। ध्यान देने वाली बात, यानी जो बोला जाता है वो लिखा जाता है। अंग्रेजी के अंदर ध्यान देना, PUT को पुट बोलते हैं अपन और CUT को कट बोलते हैं। इसको कुट नहीं बोलते, कट बोलते हैं। तो रोमन लिपि जो अंग्रेजी भाषा रोमन लिपि में लिखी जाती है उसके अंदर ये विशेषता नहीं है। यहाँ जो बोला जाता है वही लिखा जाता है, न तो कोई अक्षर है वो साइलेंट रहता है। यहाँ जो लिखा और वो बोला गया, तो उच्चारण के अनुरूप लिखी जाती है। शिरोरेखा का प्रयोग होता है, शिरोरेखा लगी हुई है सब में। अनुनासिक और अनुस्वार ध्वनियों के लिए पृथक चिन्ह है, अलग अलग चिन्ह है दोनों के लिए। वर्ण विभाजन में वैज्ञानिकता है। वर्ण विभाजन बाकायदा वैज्ञानिक विधि से हुआ है। अकु है विसर्जनिया नाम है कंठे,
इचू, ईशानुम, तालु। तो इसके अंदर वर्ण विभाजन के अंदर वैज्ञानिकता है। छठी विशेषता है अक्षरों में सुडौलता है तथा वर्ण गोलाइयों से युक्त है। अक्षरों में सुडौलता है और वर्ण गोलाइयों से युक्त है। ये देवनागरी लिपि की विशेषता हुई। तो अब बात करते हैं हम स्वर और व्यंजन की। लिपि के अंदर स्वर होते हैं देवनागरी लिपि में या हिंदी भाषा के अंदर ए, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ये कुल 11 स्वर होते हैं। कहीं कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। हिंदी में स्वर 11 होते हैं। इसके अलावा एक अनुनासिक, एक अनुस्वार और एक विसर्ग। कई बार हम क्या करते हैं, इन दोनों को स्वरों में गिन लेते हैं, जो गलत है। ये अनुस्वार, इसको अनुस्वार बोलते हैं और इसको अनुनासिक। ये इन दोनों में फर्क होता है। अनुस्वार लाइन के ऊपर स्वर है, अनुस्वार, और ये अनुनासिक। और ये विसर्ग। 11 स्वर। व्यंजन की बात करें, क वर्ग से लेकर के प वर्ग तक, यानी यहाँ तक टोटल वे 25, अंतस्थ स्पर्शी प्लस 8, 33 व्यंजन होते हैं। 11 स्वर और 33 व्यंजन। इसके अलावा उत्क्षिप्त या द्विगुण व्यंजन भी कहा जाता है, ढ और ढ को। यहाँ एक ध्यान देने वाली बात है कि अपन बोलते हैं क, ख, ग, घ, ये अड़ नहीं होता है, ये अंग है। क, ख, ग, घ, अंग है, क्योंकि इनको 2 ये और 3 ये, पांचों को पंचमाक्षर बोलते हैं, जो नाक से बोले जाते हैं, जिनके उच्चारण में हवा मुंह के साथ साथ नासिका द्वार से भी निकलती है। तो 33 स्वर हो गए टोटल। इसके अलावा 2 उत्क्षिप्त या द्विगुण अड़ और ढ। इसके अलावा संयुक्ताक्षर 6, त्र, ये और श्र, जो क और स से क्ष, त और र से त्र, ज प्लस य से ये और स, ये स प्लस र से श्र। 4 पंचमाक्षर, 4 संयुक्ताक्षर हो गए। इसके अलावा ये प्रश्न भी है जो बोर्ड की परीक्षाओं में पूछे गए थे। खड़ी बोली हिंदी ने अपने शब्द भंडार का विकास किस प्रकार किया है, आपको इम्पोर्टेंट है। खड़ी बोली के अंदर शुरू के अंदर कविता जब करते थे कवि, तो शब्दों की बड़ी वोकेबुलरी जो थी वो बहुत कम थी। तो इन्होंने क्या किया, संस्कृत, उर्दू, फारसी, इन सब के शब्दों को काम में लेकर के अपने भंडार को विस्तृत किया था। हिंदी व्याकरण शास्त्र के बारे में संक्षेप से लिखे, जो मैंने बताया है। इसके अलावा ये प्रश्न भी हो सकते हैं कि भाषा के कितने रूप होते हैं। 2 रूप होते हैं मूल रूप से। विभाषा से क्या आशय है, प्रांतीय आधार पर जो वर्गीकरण होता है विभाषा, ध्वनिक से कहते हैं। चरित मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है। भाषा के रूप कौन कौन से हैं, संक्षिप्त परिचय दीजिए। ये सब मैंने ऊपर बता दिया आपके बारे में। आशा करता हूँ मेरे द्वारा भाषा, लिपि और व्याकरण का जो चैप्टर आपको बताया गया है आपके समझ में आ गया होगा। अगर कोई कंफ्यूजन हो तो मेरे को कमेंट के अंदर बता देना। मैं जहाँ तक संभव है आपको उत्तर देने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद।